जय हिंद दोस्तों, मैं शाहरुख खान आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का संविधान। जो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानकारी होगी कि भारत का संविधान हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। भारत के संविधान से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं कि भारत के संविधान में शुरुआत कैसे हुई, भारत का संविधान है क्या। हम एकदम शून्य से तैयारी कर रहे हैं शुरू। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं संविधान की। संविधान से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है और उसकी परिभाषा ही नहीं पता तो फिर मतलब क्या पढ़ने से। यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है, उस सब्जेक्ट की परिभाषा, यानी संविधान किसे कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं संविधान कहते किसे हैं। अगर हम साधारण लफ्जों में समझे कि संविधान से क्या तात्पर्य है, एकदम साधारण सस्ते शब्दों में बता रहा हूँ, संविधान से तात्पर्य एक बुक है। संविधान क्या है? दरअसल एक किताब है, पुस्तक है। जैसे अन्य किताबों में, जैसे हिस्ट्री की अगर किताब है उसमें इतिहास दिया रहेगा, हिस्ट्री पूरी दी रहेगी। अगर कोई गणित की किताब है तो उसमें गणित से रिलेटेड सवाल दिए रहेंगे। ऐसे जैसे संविधान जो किताब है इसमें हमारे देश का शासन प्रशासन कैसे संचालित होगा ये सभी लिखा है। ठीक है, यानी एक किताब है, उस किताब में सब कुछ लिखा है कि हमारे देश का शासन प्रशासन कैसे संचालित होगा। ये तो आसान लफ्जों में हुआ, लेकिन इसकी अगर एक ऑथेंटिक परिभाषा अगर देखें तो वो ये रहेगी, किसी भी देश की वह सर्वोच्च मौलिक विधि। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिखते भी चलता हूं, तो किसी भी देश की वह सर्वोच्च मौलिक विधि, किसी भी देश की वह सर्वोच्च मौलिक विधि जिससे उस देश का शासन प्रशासन संचालित होता है, शासन प्रशासन संचालित होता है, संविधान कहलाती है। संविधान कहलाती है। ठीक है, किसी भी देश की वह सर्वोच्च मौलिक विधि जिससे उस देश का शासन प्रशासन संचालित होता है, संविधान कहलाती है। दोस्तों, ये एक सिंपल सी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये आप सभी भी लिख लें और इसको याद कर लें, क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान किसे कहते हैं, तो आप वहां पर हकलाने लग जाओगे, आपसे कुछ नहीं बनेगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो हमको एक ऑथेंटिक आंसर देना है। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की वह सर्वोच्च मौलिक विधि जिससे उस देश का शासन प्रशासन संचालित होता है, संविधान कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को थोड़ा अपन समझ लेते हैं कि उन शब्दों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो पहली बात यहां पर दे रखा है कि सर्वोच्च मौलिक विधि। ठीक है, मौलिक का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च आप समझते हो। ठीक है, सर्वोच्च से आप समझते हो, सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, उससे बढ़कर कोई भी ना हो। ठीक है, मौलिक की अगर बात करें तो मौलिक से क्या तात्पर्य है? मौलिक यानी एकदम फ्रेश, एकदम नया। ठीक है, एकदम फ्रेश, एकदम नया, यही रहेगा मौलिक। और विधि, कानून, नियम, इनको सामूहिक रूप से विधि कहा जाता है। कानूनों नियमों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? विधि कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, संविधान में हर शब्द का विशेष अर्थ है। संविधान में हर शब्द का विशेष अर्थ है। जैसे कानून और नियम, आमतौर पर आप लोग ये समझते हैं कि कानून और नियम एक ही है। आमतौर पर आप लोग ये समझते हैं कि कानून और नियम एक ही है। यकीन मानिए, कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये जानते होंगे कि कानून और नियम में क्या अंतर है। जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो कानून और नियम में क्या अंतर आएगा? तो कानून, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, जैसे 3 तलाक पर कानून बना दिया। ठीक है, ये संसद बनाती है कानून, तो कानून हो गया। ठीक है, जैसे कहते हैं दफा 302 के तहत इसको फांसी की सजा दी जाती है, उस कानून के तहत कोई ना कोई कानून आता है, उस कानून के तहत उसको वो सजा दी जाती है। ठीक है, और अगर कानूनों का उल्लंघन करते हो तो आपको सजा हो जाएगी, आपको मतलब आप अपराधी हैं अगर आपने कानून का उल्लंघन कर दिया तो।
चीजें क्लियर है? कानून तो नॉर्मल आप समझते हो, नियम में आपको कंफ्यूजन होगा कि कानून और नियम में क्या अंतर है। तो नियम को समझना, कानूनों को स्पष्ट करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, कानूनों को स्पष्ट करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। जैसे दफा 302 के तहत जैसे फांसी की सजा दी जाती है, ये कानून ने तो स्पष्ट कर दिया। अब उसको स्पष्ट करेंगे कि भैया एक डॉक्टर, एक वकील, ये जेलर वगैरह ये प्रेजेंट रहेंगे जब उसको फांसी दी जाएगी, फांसी के फंदे की लंबाई इतनी रहेगी, उसको सुबह इतनी बजे फांसी दी जाएगी, फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाएगी। ये क्या है? ये सारे नियम है। यानी कानूनों को स्पष्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों? कानून संसद बनाएगी और उन कानूनों को स्पष्ट करने के लिए नियम भी संसद ही बनाती है। पर नियम कोई प्राइवेट संस्था भी बना सकती है, जैसे हमारी सागर इंस्टीट्यूट भी अपने नियम बना सकती है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन कानून नहीं बना सकते, कानून बनाने का अधिकार संसद के ही पास है। चीजें क्लियर यहाँ पे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पे फिर दो शब्द आए हैं, एक है शासन और एक है प्रशासन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनको शासन और प्रशासन में भी अंतर नहीं पता होगा कि शासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक हम इनमें भी अंतर समझ लेते हैं। देखो शासन यानी स्वतः ही आप समझ रहे हो, शासन यानी शासक, जो शासन करता है उसको हम क्या कहते हैं? शासक कहते हैं। चीजें क्लियर? जो शासन करता है उसको हम क्या कहते हैं? शासक कहते हैं। और प्रशासन, ये दोनों अलग अलग टर्म है। यानी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो नेता जिनको हम चुन के संसद में भेजते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? हम पे शासन करते हैं, यानी वो शासक वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? शासक वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। और प्रशासन से क्या तात्पर्य होता है? आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, एसआई बन जाते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं, तो आप शासक नहीं है, आप किसके अंतर्गत आएंगे? प्रशासक। यानी कि जो शासक ने नियम बनाए हैं, जो शासक ने नियम बनाए हैं, उन नियमों को लागू कौन करवाएगा? आप ही लोग करवाएंगे, आप ही लोग करवाएंगे उन नियमों को लागू। यानी आप क्या है? प्रशासक। आपको नियम बनाने का अधिकार नहीं है, आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, आपको कानून लागू करवाना है। कि कोई उस कानून का उल्लंघन कर दे तो आप क्या करेंगे? उसको सजा देंगे, दंडित करेंगे। ठीक है, तो आप क्या हो गए? प्रशासक हो गए। चीजें क्लियर है यहां तक? ठीक है, और संचालित होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम? संविधान। यानी शासन और प्रशासन संबंधी सारे नियम उसमें दिए गए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा देश संचालित होता है। चीजें क्लियर है दोस्तों? तो ये है संविधान की थोड़ी बेसिक, मैंने आप लोगों को बताया कि परिभाषा क्या है। हम संविधान में सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम करेंगे शुरुआत हमारे संविधान की प्रस्तावना से, कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। फिर हम संवैधानिक विकास देखेंगे और संवैधानिक विकास के बाद में क्रमबद्ध हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्रमबद्ध चरणों में पूरे संविधान को कवर करेंगे। चीजें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आई होप सभी को चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डाउट को सॉल्व पूरे करूंगा, स्वयं करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम प्रस्तावना की। प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है? तो देखो दोस्तों, प्रस्तावना से मैं बता दूं कि हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने गागर में सागर भरा है। यानी प्रस्तावना में ही पूरे संविधान को समाहित कर दिया है। उन्होंने क्या किया है? गागर में सागर भर दिया है। यानी कि पूरे संविधान को एक तरफ आप 395 से ज्यादा आर्टिकल को पढ़ लो और इधर प्रस्तावना को पढ़ लो। प्रस्तावना एक पेज की है, लेकिन उसमें पूरे संविधान का उद्देश्य सब कुछ गागर में सागर भर दिया है। ये हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, अब प्रस्तावना से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि प्रस्तावना से शब्दों को जमाने के हिसाब से क्वेश्चन दे देता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अब उसको क्या कर देगा? आगे पीछे कर देगा, और आपको क्या करना रहेंगे? उन शब्दों को सिस्टमेटिक तरीके से जमाना रहेगा। चीजें क्लियर है? या फिर ये पूछ लेगा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुका है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुका है, ठीक है, और क्या क्या शब्द उसमें जोड़े गए हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए। या फिर ये पूछ सकता है वो समता शब्द को संविधान का आधारभूत ढांचा कब घोषित किया, कौन से वाद में घोषित किया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में क्या डिसीजन दिया था,
ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को बन सकते हैं। सॉरी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना है क्या, इसको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है अपने शब्दों में, क्योंकि पूरे बोर्ड एक बार में पूरे बोर्ड को नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चलिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 हिंदी तारीख मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरी प्रस्तावना सुन ली। इसको एक दो बार आप और सुनना, जिससे आपको ये क्या होगी, याद हो जाएगी, और इसको लिख भी लेना। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, प्रस्तावना आपको आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। मायने रखता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, उनमें जो प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं उनसे क्वेश्चन वो पूछेगा। तो हम प्रस्तावना में दिए गए एक एक शब्द पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द दिया गया है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द कौन सा है, हम भारत के लोग। ठीक है, अब हम भारत के लोग यानी भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है, कोई व्यक्ति अगर पहली बार संविधान पढ़ रहा है, प्रस्तावना पढ़ रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई भारत की जनता की बात हो रही, भारत के लोगों की बात हो रही है, कुछ वो नॉर्मली समझ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस शब्द में इसका एक विशेष अर्थ है। इस शब्द को अगर हम हिडन इसके अंदर की चीजों को समझे तो इसका बहुत ब्रॉड लेवल पे अर्थ निकलता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, तो नॉर्मल तो ये देखने पे लग रहा है कि हम भारत के लोग, बस सिंपल सी लाइन लिखी है, लेकिन ये सिंपल सी लाइन नहीं है। अब दोस्तों समझना आज कि इस शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ क्या है, तो इस शब्द का अर्थ क्या है कि समस्त शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, शक्ति किसमें निहित है, जनता में। शक्ति किसमें निहित है, जनता में। ये क्या कह रहा है कि समस्त शक्ति किसमें निहित है, जनता में। इस शब्द का अर्थ है कि समस्त शक्ति जनता में निहित है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में वो फिट हो जाए। ठीक है, तो समस्त शक्ति जनता में निहित है, और शक्ति का स्रोत भी क्या है, जनता ही। शक्ति का स्रोत भी जनता ही है, याद रखना है। तो समस्त शक्ति, आप खुद सोच लो कि जैसे वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट है, अगर मान लो जनता उनको समर्थन देना बंद कर दे, जनता सारी और आंदोलन कर दे, तो गवर्नमेंट टिक पाएगी क्या, नहीं टिक पाएगी। यानी सारी शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। दूसरी बात, हमारा जो संविधान है, जैसे धार्मिक दृष्टि से आप लोगों ने देखा होगा कि धार्मिक दृष्टि से जैसे मुस्लिमों में कुरान सबसे पवित्र माना जाता है, हिंदुओं में रामायण, गीता, महाभारत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ईसाइयों में बाइबल माना जाता है, पारसियों में जिंद अवस्था माना जाता है। ऐसे हर धर्म के कुछ न कुछ एक पवित्र ग्रंथ है। ऐसे ही हमारे देश की राजनीति में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, हमारा संविधान है। वो सिर्फ पुस्तक नहीं है दोस्तों, वो सबसे पवित्र ग्रंथ है। हमारे संविधान हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से सबसे पवित्र ग्रंथ है। वो पवित्र क्यों है, उसका सम्मान क्यों होता है इतना, भारत में वो सर्वोच्च क्यों है, क्योंकि जनता उसका सम्मान करती है। आप खुद सोच लो, अगर जनता उसका तिरस्कार कर दे तो वो पवित्र ग्रंथ रहेगा क्या, या फिर वो सर्वोच्च ग्रंथ रहेगा क्या, कभी नहीं रहेगा। क्यों, जनता ने उसका सम्मान। आप खुद सोच लो कि सोना और चांदी में ज्यादा महत्व सोने को दिया जाता है, क्यों, चांदी में तो उतनी महत्वपूर्ण है लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि जनता ने सोच बना ली है सोने को महत्व देने की। अगर जनता कल से सोने का त्याग कर दे और सिर्फ चांदी को ही महत्व देना शुरू कर दे तो अपने आप सोना कमजोर हो जाएगा, चांदी अपने आप टॉप पर पहुंच जाएगी। चीजें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये सब कुछ जनता की सोच में निहित रहता है। इसीलिए हमारा संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द ही क्या कहता है, हम भारत के लोग, अर्थात समस्त शक्ति जनता में निहित है, और शक्ति का स्रोत भी क्या है, जनता है।
जनता से जब तक आपको शक्ति मिलती रहेगी आप पावरफुल रहोगे, और जैसी शक्ति समाप्त हुई आप पावरफुल नहीं रहोगे। चीजें क्लियर है? तो पहला शब्द हमारा यही कहता है। अब हम चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। दूसरा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व कहो, या फिर शॉर्ट में लिख देता हूं संप्रभु। संपूर्ण प्रभुत्व या फिर कहते हैं इसको संप्रभु। ठीक है, संप्रभु क्या होता है? संप्रभु क्या होता है? ये भी एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है, किसी को पता ही नहीं संप्रभु क्या होता है। कुछ स्टूडेंट ही जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि संप्रभुता क्या होती है, संप्रभु क्या होता है। तो पहली बात, आप लोग क्या संप्रभु हैं? क्या आप लोग संप्रभु हैं? अब आप कहोगे सर क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहे हो, पहले ये तो बताओ कि संप्रभुता होती क्या है, उसी के आधार पर तो हम बता पाएंगे कि हम संप्रभु हैं या नहीं है। ठीक है ना? तो पहले ये डाउट है कि पहली बात संप्रभुता होती क्या है ये तो बताओ। आज हम देखते हैं संप्रभुता से तात्पर्य क्या है। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति या भारत आंतरिक, ठीक है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्रता। ठीक है, उस व्यक्ति को संप्रभु कहा जाएगा जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। उस व्यक्ति को संप्रभु कहा जाएगा जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। ये संप्रभुता है। ठीक है, जैसे अब आप खुद बता दो, आप आपके आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो? अरे नहीं हो, आपके माता पिता की बंदी से हैं। अरे आप अपनी पसंद का विवाह भी नहीं कर सकते। अगर विवाह करोगे तो भी माता पिता की पसंद की लड़की से ही करना पड़ेगा या लड़के से ही करना पड़ेगा। आप अपनी पसंद के लड़के या लड़की से विवाह भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी समाज की एक सोच रही है कि जो लव मैरिज है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, ये आपने अपनी सोच है, इसको ये सही है या गलत है मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप खुद इसका फैसला लें ये सही है या गलत है, कमेंट में बता देना अपने हिसाब से। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में आप अगर स्वतंत्र हैं, यानी आप पर कोई रोक टोक नहीं है, माता पिता ऐसी कोई शक्ति आप पर रोक टोक नहीं लगाती है, आप खुद स्वतंत्र हैं, यानी आप समझ जाना आप संप्रभु हैं। आप समझ जाना कि आप क्या हैं, संप्रभु है। और ऐसे ही भारत क्या है, भारत देश हमारा क्या है, ये संप्रभु है, यानी अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय यानी गृह नीति और विदेश नीति हम खुद डिसाइड करते हैं। हम खुद डिसाइड करते हैं हमारी गृह नीति और विदेश नीति को, कोई दूसरे देश के दबाव में डिसाइड नहीं करते हैं। यही क्या है, यही है संप्रभुता। आप खुद सोचो कि हमारे देश में कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून नहीं बनेगा, ये हम डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर कोई और दूसरा देश डिसाइड करता है? नहीं, कोई नहीं करता, हम खुद डिसाइड करते हैं। और यही क्या है, यही है संप्रभुता। चीजें क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं? वो डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा जरूर। ठीक है, तो संप्रभु मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, इसलिए भारत क्या है, संप्रभु है। ठीक है, भारत क्या है, संप्रभु है। चीजें क्लियर? अगले शब्द की ओर चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अगला शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका नाम क्या है, समाजवादी। अब समाजवादी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, समाजवादी ये शब्द आया कहां से, इसके पीछे की कहानी क्या है? ठीक है, कहां से ये शब्द डेवलप हुआ, इसके पीछे को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर समझना, आपको समाजवाद को समझना, इससे पहले आपको साम्यवाद को समझना पड़ेगा। साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद से ही समाजवाद निकला हुआ है। अब साम्यवाद क्या है इसको समझते हैं। एक बात मैं बता दूं, ठीक है, एक बात, वाद शब्द भी आ जाए, जिसके भी पीछे वाद शब्द आ जाए, समझ जाना ये एक विचारधारा है। ठीक है, वाद शब्द के पीछे आ जाए यानी समझ जाना ये क्या है, विचारधारा है। तो साम्यवाद भी क्या है, एक विचारधारा है। ठीक है, अब साम्यवाद जो है इसके जनक कौन है, एग्जामिनर ने पूछा है साम्यवाद के जनक कौन है, तो कौन है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ये साम्यवाद के जनक है। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। उस पुस्तक का नाम क्या है, दास कैपिटल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, उस पुस्तक में इन्होंने विस्तार से साम्यवाद को समझाया है। साम्यवाद है क्या, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं
कि भाई साहब जो पूंजीपति है, पूंजीपति समझ रहे हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूंजीपति है, इन पूंजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इन पूंजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया है, तो सभी दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ और क्या करो, अरे इन पूंजीपतियों को मार डालो और इनकी सारी संपत्ति लूट लो और आपस में बांट लो, क्योंकि इन्होंने हमारा ही शोषण कर करके क्या किया है, अपनी संपत्ति इकट्ठी की है। तो हमको हमारा दायित्व बनता है कि हम क्या करें, इनको मार दे, उनकी संपत्ति छीन ले और आपस में बांट ले। ये कहता है साम्यवाद। ये क्या कहता है, साम्यवाद, यानी समानता पर आधारित है। साम्य समानता, साम्य समानता, समानता पर आधारित है, यानी पूरे देश में कोई अमीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सब कुछ समान, सब बराबर। ठीक है, ये है साम्यवाद। अच्छी विचारधारा है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, इसमें हिंसा है। ठीक है, इसमें कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, मार दो सभी को, यानी इसमें क्या है, हिंसा है। और अगर हिंसा है यानी दिक्कत है। आप खुद सोचो कि अभी अगर दुनिया के सारे मजदूर, भारत के सारे मजदूर इकट्ठे हो जाए और अंबानी, टाटा, बिरला सबको मार दे और सारी संपत्ति आपस में बांट ले, देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हिंसा है। अब यहाँ पर समानता स्थापित करने की ये बात कर रहा है, यानी इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पवित्र है। इसका उद्देश्य है समानता स्थापित करना, कोई अमीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सब बराबर। कितनी अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन तरीका गलत है, इसका तरीका गलत है, इसका साधन गलत है। साध्य पवित्र है लेकिन साधन गलत है, इसने हिंसा को साधन बनाया है और यही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इसका ऑब्जेक्ट यानी इसका उद्देश्य जो था पवित्र था, समानता स्थापित करना। हम भी चाहते हैं कि दुनिया में गरीब अमीर नाम की चीज समाप्त हो जाए, हर देश यही चाहता है, लेकिन अभी व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। अगर हम इसको सहारा ले लेते, हम प्रस्तावना में साम्यवाद शामिल कर देते, तो सोचो आए दिनों किसी न किसी बिजनेसमैन की मृत्यु होती, आए दिनों ये घटनाक्रम होते हैं। इसलिए हमने साम्यवाद शब्द न लिख के हमने क्या लिखा, समाजवाद। अभी जो समाजवाद शब्द आप देख रहे हैं, इस समाजवाद से क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं। गांधी जी जो थे, गांधी जी ने कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को न ग्रहण करते हुए समाजवाद की अवधारणा दी थी। सॉरी, तो समाजवाद जो है भारत का, वो नेहरू जी की लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित है। हमारा जो देश का समाजवाद है वो नेहरू जी की लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित है। यानी नेहरू जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई उत्पादन के साधनों पर, समाजवाद की क्या परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, यही कहता है हमारा समाजवाद। ठीक है, देखो नियंत्रण किसका रहेगा, सरकार का। अब सरकार अमीर गरीब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भारत में सरकार अमीर है और कोई सरकार गरीब है। सरकार के पास खुद का पैसा थोड़ी नहीं, सरकार के पास आप लोगों का पैसा है और सरकार उस पैसे को खुद पे थोड़ी खर्च करती है, आप लोगों पे खर्च करती है। आप लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई जाती है वो सब सरकार आप ही के पैसे को आप पे खर्च करती है। चीजें क्लियर है? ठीक है, तो उत्पादन के जो साधन है उन पर नियंत्रण किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। और लेकिन इसमें यह मतलब नहीं कि हम निजी क्षेत्र को हटा देंगे, लेकिन निजी क्षेत्र जो रहेगा उसको भी, ठीक है, निजी क्षेत्र को भी जो विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, निजी क्षेत्र को भी विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, समझना बात को। साम्यवाद में हमने अभी क्या देखा था कि निजी क्षेत्र यानी पूंजीपति यानी बिजनेसमैन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सबको मार डालेंगे हम। लेकिन भारत में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या हुआ, निजी क्षेत्र को भी हम क्या करेंगे, विकास के पर्याप्त अवसर देंगे। ऐसा नहीं कि सबको मार डालेंगे हम, लेकिन उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण ज्यादा रहेगा, निजी क्षेत्र का कम रहेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में गरीब लोगों को दबा देता है। इसलिए हमने क्या किया है, निजी क्षेत्र को अवसर दिए पर्याप्त, लेकिन अधिकतर किसका अधिकार रहेगा, सरकार का। लेकिन अगर वर्तमान में आप देखो, वर्तमान में अगर आप देखो कि ये शब्द अप्रासंगिक हो गया है। वर्तमान में ये शब्द अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट और 1991 के 92 के बाद में कांग्रेस और सभी सरकारों ने एक ही काम किया है, निजीकरण
ठीक है, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इनकी नीतियां लागू की है, जिससे अब ये शब्द कोई काम का नहीं रहा है। आगे चल के पता चले कि शब्द हट जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, रेलवे का निजीकरण हो चुका है और भी बहुत सारी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है। यानी भारत लगातार क्या कर रहा है, सरकार का क्षेत्र कम होता जा रहा है, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से अब इस शब्द का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। चीजें क्लियर है? ठीक है, कुछ डाउट रहे तो मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। तो समाजवादी का मतलब क्या हुआ? उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, साथ ही निजी क्षेत्र को भी विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, निजी क्षेत्र को भी विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। यही समाजवादी शब्द का अर्थ। चीजें क्लियर है? अब अगले शब्द पे चलते हैं। समाजवादी के बाद अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमने हमारी संविधान की प्रस्तावना में कहीं पे भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो क्या इसका मतलब भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है? अरे हे, भारत भी धर्मनिरपेक्ष है। ये जो पंथ है, यकीन मानिए बहुत सारे व्यक्तियों को तो पंथ और धर्म में अंतर भी नहीं पता होगा कि पंथ और धर्म में अंतर क्या होता है। तो आज समझो पहले कि धर्म और पंथ में अंतर क्या होता है, और हमने धर्म शब्द क्यों नहीं लिखा, हमने पंथ शब्द लिखा है, तो पंथ क्यों लिखा, इसको समझो थोड़ा। तो सबसे पहले आप देखते हैं धर्म क्या होता है। अगर आप देखो तो धर्म की परिभाषा हर धर्मशास्त्र ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषित की है। आपको हर जगह अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको संस्कृत की दृष्टि से देखें तो संस्कृत में लिखा हुआ ये जो धर्म शब्द है, संस्कृत के धृत धातु से निकला है। धर्म शब्द संस्कृत की धृत धातु से निकला है। ठीक है, धृत धातु से निकला है। इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। अरे क्या धारण करना? जितने भी बुरे गुण हैं, अवगुण हैं, उनको सबको धारण कर लेना? नहीं, जितने भी सद्गुण हैं, पुरुषार्थ वाले गुण हैं, उनको धारण करना ही क्या है? धर्म है। ठीक है, मानवता के उत्थान के संबंधी गुणों को करना ही क्या है? धर्म है। चीज आ रही है आपको समझ में? जैसे पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म क्या है? बहना। पानी का धर्म क्या है? बहना। आप खुद सोचो, अगर पानी बहना बंद कर दे और एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, आप बताओ शुद्ध कौन सा पानी रहेगा? बहता हुआ या फिर एक जगह पर इकट्ठा हो गया वो? अरे जो एक जगह पे इकट्ठा हो गया वो तो कीचड़ बन जाएगा, लेकिन बहता हुआ नदियों का पानी हमेशा शुद्ध होता है, आप पी सकते हो, आप हमेशा उसको पी सकते हो। जारी समझ में? यानी ये दर्शाता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से विचलित हुआ तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। पानी अपने धर्म से विचलित हुआ, खराब हो गया। चीजें क्लियर है? लेकिन धर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचाए, नहीं, आपको अपने धर्म को बढ़ाना है, दूसरे धर्मों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरे धर्मों को अपशब्द नहीं कहना। चीजें क्लियर है दोस्तों? और यही भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। अब ये तो था धर्म, अब पंथ क्या है? पंथ भी एक समस्या होगी। पंथ क्या है सर? तो पंथ को समझो, धर्म जब अलग अलग विचारधाराओं के कारण अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, जब धर्म विचारात्मक स्तर पर अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाए, तब उसको हम पंथ कहेंगे। जैसे जैसे आप हिंदू धर्म की बात करो तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय शिव जी की महानता को दर्शाता है, वैष्णव संप्रदाय विष्णु जी की। अगर हम बात करें बुद्ध धर्म की तो स्थावर, महासांदिक, हीनयान, महायान, अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधाराएं। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करती है, लेकिन महायान मूर्ति पूजा करती है। जैन धर्म की बात करो, दिगंबर, श्वेतांबर है तो दोनों जैन धर्म की, दोनों महावीर स्वामी को मानते हैं, लेकिन दोनों में विचारात्मक अंतर है। दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। विचारों में अंतर है, लेकिन दोनों महावीर स्वामी को मानते हैं। मुस्लिमों की बात करें, शिया और सुन्नी, दोनों में विचारात्मक अंतर है, लेकिन दोनों अल्लाह को मानते हैं, दोनों मोहम्मद साहब को मानते हैं। चीजें क्लियर है? तो यही क्या है? ये पंथ है। सोचो, भारत ने धर्म तक सीमित न रहकर धर्म के अंदर और डीप पे गए। हमने विचारात्मक स्तर तक स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे देश ने विचारात्मक स्तर तक स्वतंत्रता प्रदान की है। सोच लेना कितना डीप में जाके बात कही। चीजें क्लियर है दोस्तों? अब देखो, ये तो हो गया धर्म और पंथ में अंतर। अब जो हमारी प्रस्तावना में लिखा है उसका क्या अर्थ होता है, इसको समझना।
जैसे पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ हुआ, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। धर्म क्या रहेगा, व्यक्तिक विषय रहेगा, धर्म व्यक्तिक विषय रहेगा, ठीक है। अब समझना पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। आप खुद बताओ कि क्या भारत ने ऐसा लिख दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, या भारत मुस्लिम राष्ट्र है, या भारत सिख राष्ट्र है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, हमारे संविधान में कहीं पे नहीं लिखा है कि भारत किस धर्म विशेष का राष्ट्र है। यदि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत धर्म पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है भारत, ठीक है, सभी का सम्मान होगा, ठीक है, सभी का स्वागत है यहाँ पर। अब यहाँ पे समझना है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो उसने स्पेशल मेंशन किया है अपने संविधान में कि वो इस्लामिक कंट्री है। हाँ, एक और क्वेश्चन, कभी एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा मत लिख देना कि भैया हिंदुस्तान का नाम आप लिख दो, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू राष्ट्र कौन सा रहेगा, नेपाल। नेपाल ने अपने संविधान में स्पेशल मेंशन कर दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र है, यानी विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, नेपाल। चीजें क्लियर। अब भारत का है धर्म व्यक्तिगत विषय है, यानी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी धर्म को मानो, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। चीजें क्लियर है दोस्तों। तो ये थी हमारी पंथ निरपेक्षता। आगे समझते हैं हम अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है लोकतंत्र। अगला शब्द है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, तो लोकतंत्र जो है इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। क्या है परिभाषा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ठीक है। यहां पे समझना, अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। यानी जनता ही क्या करेगी, शासन करेगी, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। और भारत में क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। अब बताओ कि कोई सा भी कानून अगर बनता है, कोई सा भी कानून अगर पारित होता है, तो क्या जनता को उसमें वोट डालने का अधिकार रहता है? आप खुद सोचो, संसद में आप वोट डालने जाते हो क्या? नहीं, आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, आपने अपने एरिया से विधायकों और सांसदों को चुना है और चुनकर वहां पर भेजा है कि जाओ और कानून बनाओ, हमारे लिए बनाना, हमारे उत्थान के लिए बनाना, हमारे विकास के लिए बनाना। और अगर सरकार कानून आपके विनाश के लिए बना दे, विकास के लिए ना बनाए, विनाश के लिए बना दे, तो आप विद्रोह भी करते हो, ठीक है, करते हो ना। यही तो विशेषता है, यही तो सुंदरता है हमारे लोकतंत्र की। तो आपको अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन अहिंसक होना चाहिए। आप हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी याद रखना, नहीं तो पता चले AK-47 लेके संसद के बाहर खड़े हो गए कि निकलो बाहर, सभी को उड़ा देंगे, हमारे विरोध में कानून बनाओगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जनता को इतना अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे समझना, तो आप लोग समझ गए होंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। और इस लोकतंत्र में जनता को अगर कोई कानून सरकार ने गलत बनाया तो उसके विरोध का अधिकार भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ जब भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, यानी जनता खुद कानून निर्माण में भाग नहीं लेती, अपने प्रतिनिधियों को चुन के वहां भेज दिया, वो कानून निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा अगला शब्द लोकतंत्र। इसके बाद आगे की चीजें को समझते हैं हम। अगला शब्द इस प्रस्तावना में गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों गणराज्य से समझना, गणराज्य का मतलब होता है भारत का जो राज प्रमुख होगा, ठीक है, भारत का जो राज प्रमुख होगा वो कैसा होगा, निर्वाचित, ठीक है। यानी आपको जब भी पूछा जाए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो भारत का राष्ट्र प्रमुख क्या रहेगा, निर्वाचित रहेगा, ना कि वंशानुगत, यानी राजा का बेटा
बेटा ही राजा नहीं बनेगा, निर्वाचित होगा। आप खुद सोचो कि हर 5 साल बाद राष्ट्रपति चेंज होते हैं, अगर दोबारा भी अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं राष्ट्रपति तो भी निर्वाचित होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोबारा बन रहे तो वहीं चलो ठीक है अब हम वहीं पे रहते हैं अगले 5 साल में गुजार लेंगे, ऐसा नहीं है। निर्वाचन होगा उनका और अगर हार गए तो दोबारा नहीं बन पाएंगे। और ऐसा तो नहीं है ना कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बन जाता है, नहीं, ठीक है। यानी भारत में राष्ट्र प्रमुख, और हाँ एक बात को याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है और ऑप्शन में प्रधानमंत्री दिया रहे तो भावनाओं में बह के प्रधानमंत्री मत लगाना, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ, व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री जरूर होता है लेकिन सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति है, चीजें याद रखना, ठीक है। तो हमेशा जो हमारा राष्ट्र प्रमुख रहेगा, राष्ट्र प्रमुख रहेगा, वो हमेशा निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत आधार पर चुना जाएगा। चीजें क्लियर? राष्ट्र प्रमुख हमेशा निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत आधार पर चुना जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे जो शब्द दे रखे हैं उसमें आप लोगों को स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता दे रखी है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दे रखी है, ठीक है। कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दे रखी है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? तो विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। साथ ही न्याय भी दे रखे हैं आप लोगों को, कुल 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। अब यहां पे चीजों को पहले स्वतंत्रता समझ लेते हैं फिर न्याय को समझेंगे। स्वतंत्रता यानी आप कुछ समझते हैं कि कोई बाउंडेशन नहीं होगी आप लोगों पे। जैसे विचार, भैया आप लोगों के मन में बहुत विचार आते होंगे नहीं, ठीक है, बहुत टाइप के विचार आते होंगे। अब विचार ऐसा तो नहीं है ना कि कोई रोक लगा दे आपके विचारों पर कि विचार भी मत करना नहीं उसके बारे में, ऐसा कोई रोक लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अब भाई आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं ये तो आप ही जानो और ऊपर वाला जाने, ठीक है। तो विचारों पर आपको विचार करने की स्वतंत्रता है ना, कुछ भी विचार करो कोई टेंशन थोड़ी ना है, ठीक है, पर थोड़ा अच्छे विचार करना। और दूसरा है अभिव्यक्ति। अरे विचार करोगे, आपके मन में कुछ विचार आया, यानी आपके दिल में कुछ विचार आया तो दिल की बात दिल ही में रख लोगे या बयां भी करोगे। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? बोलना, बताना, बयां करना, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की भी आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। विचार की भी आपको स्वतंत्रता है, उसको अभिव्यक्त करने की भी आपको स्वतंत्रता है। यानी आप क्या कर सकते हो? अपने विचारों को बता भी सकते हो, ठीक है। बस गलत जगह मत बता देना वरना पिटाई भी हो सकती है, उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नहीं तो आप बोलो कि सर ने बोला था कि भाई विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, और आपने जाके किसी को सामने विचार व्यक्त कर देना आपके, और उस चक्कर में आपकी पिटाई हो जाना, और बाद में आपने बोलो को कहना कि इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अपने हिसाब से देख लेना, जरा गलत विचार मत व्यक्त कर देना की बात, ठीक है ना। तो दूसरी बात विश्वास। विश्वास, आप किसी भी धर्म पे विश्वास करो, कुछ भी करो, ठीक है, आपको विश्वास करने की स्वतंत्रता। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो कि आपका उस व्यक्ति पर विश्वास है, मैं कहूं नहीं मेरे पे विश्वास कर, ठीक है, मैं ऐसा जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है, नहीं इधर आ मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी, आप उस धर्म पर, उस विचारधारा पर किसी पे भी आप विश्वास करो, आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरी बात, धर्म को तो आपने अभी समझ लिया है। उपासना, यानी उपासना की पद्धति क्या होगी? अगर कोई मुसलमान है वो नमाज पढ़ सकता है, अगर वो हिंदू है पूजा पाठ कर सकता है, जो भी जिस धर्म में जो भी उपासना की पद्धति है वो कर सकते हैं, कोई रोक टोक है क्या? आप खुद सोचो, हिंदुओं को कोई रोक सकता है पूजा पाठ करने से? नहीं रोक सकता। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। हर धर्म के व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, वो जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं। बस एक बात है कि रोका कब जाएगा? अगर हमारे देश के विरोध में कुछ हो रहा है तो फिर किसी भी धर्म का हो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे देश विरोधी कुछ गतिविधि नहीं होना चाहिए की बात, ठीक है। चीजें क्लियर है यहाँ पे। आज जैसे अब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, अब कोविड-19 में वैसे भी वायरस फैल जाएगा अगर एक जगह पे सब इकट्ठे हो गए, तो चाहे पूजा पाठ हो चाहे नमाज हो, किसी को नहीं, सभी को बंद, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि भाई नमाज को चालू रखी पूजा पाठ को बंद कर दिया कोविड-19 में, या फिर पूजा पाठ चालू रखी नमाज बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं, सभी बंद, सभी को समान रूप से पुलिस ने धोया है, ठीक है। तो उपासना की भी स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की कुछ स्वतंत्रताएं हमारे संविधान की प्रस्तावना में आप लोगों को प्रदान की गई है, ठीक है।
अब बात करते हैं न्याय की। ठीक है, अब बात करते हैं न्याय की कि न्याय से क्या तात्पर्य है। तो कुल 3 प्रकार के न्याय हमारे संविधान में प्रदान किए गए हैं आप लोगों को। और न्याय से तात्पर्य क्या होता है तो समझना, न्याय शब्द सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है, कोर्ट कचहरी पुलिस और जज वगैरह और ये सब आ जाता है। अरे न्याय सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, न्याय सिर्फ वही नहीं है। अरिस्टो कहता है कि समाज के विभिन्न वर्ग अगर अपना काम ईमानदारी से करे, यही न्याय है। यही क्या है, न्याय है। ठीक है, अरिस्टो क्या कहता है, समाज के विभिन्न वर्ग अपना कार्य ईमानदारी से करे, यही न्याय है। ठीक है, आप खुद सोचो कि एक वर्ग होता है सुरक्षा करने वाला, पुलिस, सेना। अरे सेना तो अपनी जान तक दे देती है देश के लिए, लेकिन पुलिस वालों से ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? यानी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक होता है शासक वर्ग, राज करने वाला यानी नेता। अरे नेताओं से ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, वरना कांस्टेबल की ग्रेड इतनी आगे नहीं बढ़ती। चीजें आप समझ रहे हो ना। तो अगर समाज के विभिन्न वर्ग अपना काम ईमानदारी से करे तो न्याय ही होगा, अन्याय कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, अब सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य हुआ, सामाजिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है, सामाजिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी जातिगत आधार पर छुआछूत वगैरह वगैरह ये सब बैंड, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक की बात करें तो गरीब अमीरी के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा कि अंबानी अगर जाएगा थाने में तो हम उसको क्या करेंगे, उसने कोई जुर्म कर दिया तो उसको माफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अमीर है। और गरीब ने जुर्म कर दिया तो उसको हम फांसी में चढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो भी चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी अगर जुर्म करता है तो उसको उस कानून के दायरे में जो भी सजा है समान रूप से दी जाएगी। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक न्याय यानी कि आपको ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एसटी/एससी का है तो वो वोट नहीं डाल सकता, जनरल का है तो वो वोट डाल सकता है, ऐसा है क्या? नहीं है, सभी वोट डाल सकते हैं। एसटी/एससी का है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, जनरल का है तो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, आरक्षित पद है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से रखा गया है। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान ने आप लोगों को प्रदान की है। अगले शब्द की ओर चलते हैं तो वो है समता। ठीक है, समता, तो समता की अगर बात करें तो समता भी 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। 2 प्रकार की समता प्रदान की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा के तो आप समझते ही, सम्मान, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा। और अवसर यानी गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह वगैरह कुछ निकलती है तो उसमें समता का सिद्धांत यानी सभी को समान रूप से, ठीक है, सभी व्यक्ति समान रूप से, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई किसी प्रकार का रोक-टोक नहीं रहेगा। चीजें क्लियर है ना, समता समझ रहे होंगे। यानी गवर्नमेंट वैकेंसी में कोई टेंशन नहीं, सभी फॉर्म डालो। ठीक है, और प्रतिष्ठा की, आपका प्रतिष्ठा, आपका आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, सम्मान है आपका। चीजें क्लियर है दोस्तों। ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको विशेष तौर पे लिखना नहीं है, इनको सिर्फ समझना, लिखना नहीं है। यहाँ पे जहाँ लिखने का काम मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बंधुता यानी भाईचारे की भावना, अखंडता। प्रस्तावना में आप देखेंगे तो आपको ये शब्द मिलेंगे, अखंडता यानी पूरा भारत अखंड है, भारत का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। कोई राज्य चाहे कि पाकिस्तान में मिल जाओ तो ये संभव नहीं है, भारत के टुकड़े नहीं हो सकते वे। ठीक है, तो बंधुता, अखंडता, एकता, भारत की जनता में हमेशा क्या रहेगी, एकता। जाति या धर्म के आधार पर वो लड़ाई नहीं करेंगे, ये बात भी लिखी गई है प्रस्तावना में। अगर आप हमारे देश की प्रस्तावना या संविधान का सम्मान करते हैं तो आपको जातिगत कट्टरता और इन चीजों से दूर होना होगा। ठीक है, आप अगर दूर नहीं होते हैं यानी आप हमारे कहीं ना कहीं देश या संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं यानी आपने हमारे देश के संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है, ये नैतिक बाध्यता है आप लोगों पर कि आप इसका उल्लंघन ना करें। चीजें क्लियर है दोस्तों। ठीक, तो एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 हिंदी तारीख मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित वाक्यांकित करते हैं। और इसी के साथ हमारा संविधान बन के कंप्लीट हुआ और प्रस्तावना ऐड हुई और प्रस्तावना यहाँ पर होती है समाप्त। प्रस्तावना हमारी हो गई कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि हमारे जो प्रस्तावना है उनमें कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इससे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चीजों को समझेंगे।
अभी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको 2-3 बार देखें, रिपीट कर करके, 2-3 बार देखें, रिपीट कर करके, और इसको समझे कि इनमें मैंने चीजों को समझाया है। और कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाए और आपका डाउट लिखे, मैं खुद उस डाउट को सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। जुड़े रहिएगा हमसे। जय हिंद, जय भारत।